हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेरक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। स्टूडेंट, ये आपके आरजेएस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर स्टूडेंट आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एपीओ की, तो उसमें भी आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। आई होप स्टूडेंट आपके पास अपने बेर एक्ट होंगे और आज हम आपको बेर एक्ट से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके हम कुछ की फीचर्स लिख लेते हैं। बेरक स्टार्ट करते हैं। तब पहला की फीचर्स कुछ प्रमुख आपकी विशेषताएं इसके अंदर फीचर्स। ठीक है, पहला है एक्ट। ये कौन सा एक्ट नंबर है आपका? इसका एक्ट नंबर है 2 ऑफ 1950। 2 ऑफ 1950। ओके, फिर है कि ये एनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ। ये एनफोर्समेंट डेट क्या है इसकी? तो इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1950। 1 जुलाई 1950 को ये एनफोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ। ठीक है, इसको असेंट कब मिली प्रेसिडेंट की? इसको सहमति कब मिली? प्रेसिडेंट की असेंट इसको मिलती है 20 मार्च 1950। 1950 में इसको सहमति मिल जाती है और 1 जुलाई 1950 को ये लागू भी हो जाता है। टोटल चैप्टर्स है इसके 10। ओके, टोटल चैप्टर्स है इसके 10। टोटल अध्याय इसमें 10 है और टोटल सेक्शंस इसमें है 75। स्टूडेंट, आप ये की पॉइंट्स अपने बेर एक्ट में या जो आप सेपरेट नोट्स बना रहे हैं अपने उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपको 2 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। जब आप अपने बेर एक्ट के लास्ट में देखेंगे तो आपको उसके अंदर 2 शेड्यूल या दो अनुसूची दी हुई है, जिसमें से पहली अनुसूची तो आपकी ओमिटेड है, पहली अनुसूची हटा दी गई है। ठीक है, अब नहीं है। जो सेकंड अनुसूची है आपकी, वो बात करते हैं बॉन्ड के बारे में, बंध पत्र के बारे में। ये बात करते हैं आपसे बंध पत्र के बारे में। ठीक है, बॉन्ड के बारे में। अगर आप बॉन्ड देखते हैं तो आप सेक्शन नंबर 66 क्लोज ए अगर आप देखेंगे तो आप वहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड सेक्शन पाएंगे और वहाँ पे कहा गया है कि बॉन्ड हम कितना लेंगे, मैक्सिमम हम बॉन्ड इशू करेंगे वो होगा आपका 3 इयर्स बॉन्ड। ठीक है, 3 साल का बॉन्ड ही मैक्सिमम हम इशू कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके इसके अंदर मेन की फीचर्स थे इसके कि ये कब लागू हुआ, कब इसका असेंट मिली। टोटल इसके अंदर 10 चैप्टर्स, 75 सेक्शंस, 2 शेड्यूल। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्ट आपका एक यूनिफॉर्म लॉ है जो आपको 2 चीज़ों के बारे में बताएगा, एक इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के बारे में, ठीक है, और एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के बारे में। उन ड्रग्स और लिकर का क्या होना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, इन सब के बारे में ये आपको बताता है। ठीक है, अगर आप इसका प्रियम्बल देखेंगे तो आपको प्रियम्बल में 2 वर्ड मिलेंगे, एक कंसोलिडेट और एक अमेंड। कि ये क्या है आपका, ये आपका जो एक संशोधन और समेकन एक्ट है। ठीक है, नाउ अब हम बेर एक्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके लिखा हुआ है कि ये एक्ट नंबर 2 है 1950 का। इसका चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी की। ठीक है, आमतौर पे आप जब देखेंगे तो सेक्शन नंबर 1 हर आपका लगभग बेर एक्ट्स का जो है वो आपको शॉर्ट टाइटल बताता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट बताता है। लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही एकमात्र ऐसा बेर एक्ट है आपका जो कि आपको पहला सेक्शन है उसके बारे में नहीं बताता, उसका लास्ट सेक्शन आपको बताता है। ठीक है, 394 सेक्शन बताता है उसको। इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट आपका है। ये एक्ट का नाम है द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। ठीक है, और सेकंड, ये लागू होता है आपके होल ऑफ राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान पे ये लागू होगा आपके। और इसके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट
जब चाहेगा इसको लागू कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू किया 1 जुलाई 1950 को, ठीक है, 1950 को इसको लागू किया। ओके, सेकंड जो आपका सेक्शन है वो यहाँ से हटा दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है। ओके, इसको हटाया गया था एक्ट नंबर 38 ऑफ 1957 में इसको हटा दिया गया था। अब स्टूडेंट सेक्शन नंबर 3 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बात करता है आपके डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस इसके अंदर आपकी टोटल 25 डेफिनेशंस आपको दी हुई है। टोटल डेफिनेशंस आपकी 25 है, ठीक है। इन 25 डेफिनेशन को स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू नहीं देखेंगे, हम जो सेम डेफिनेशंस हैं उनको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उन सब का एक कॉम्बिनेशन आके हम जो सेम डेफिनेशन उसको पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट आपकी, पहली डेफिनेशन है आपकी बियर की। बियर हिंदी में भी आपका ये बियर शब्द लिखा हुआ है। बियर मतलब क्या होता है? एले, स्टाउट, पोर्टर या हर तरह के फर्मेंटेड लिकर्स, ठीक है, जो कि किससे बने हुए हैं? माल्ट से बने हुए हैं। अन्य समस्त खमिरित शराबे, ठीक है, अन्य समस्त खमिरित शराबे, खमिरित मतलब फर्मेंटेड। ओके, तो ये आपके बियर में आते हैं। इसकी डेफिनेशन को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है ASP। DSP होता है और ASP आप याद कर लीजिए। ASP एले, स्टाउट एंड पोर्टर, ठीक है। हिंदी में भी आपके सेम शब्द लिखे हुए हैं, एले, स्टाउट एंड पोर्टर। ओके, तो ये आपकी पहली डेफिनेशन है बियर की। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 15 देखिए। अभी तक हमने बियर की बात की, फिर हम देखते हैं डेफिनेशन नंबर 15 जो कि बात करता है आपके लिकर के बारे में। लिकर को भी हम एक तरह से शराब का ही फॉर्म है ये। हिंदी में इसको कहा गया है शराब। इंक्लूड इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ठीक है, कोई भी नशीली शराब जिसके अंदर इंक्लूड है या तो कोई नशीली शराब वो, या फिर इसमें इंक्लूड है आपके स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, हेरिटेज लिकर, ठीक है, वाइन, तारी, पचवार, बियर, ऑल लिक्विड कंसिस्ट ऑफ और कंटेनिंग अल्कोहल, ठीक है। ये सारी जिसके अंदर वाइन, स्पिरिट, वाइन, तारी, बियर और जो भी इस तरह के पदार्थ है जिसमें लिकर पाई जाती है, अल्कोहल पाए जाते हैं, कोई भी पेय पदार्थ आपके जिसमें आपके अल्कोहल पाई जाती है, उन सबको क्या कहा गया है? हमने उन सबको लिकर कहा गया है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमें बताती रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट हमें टाइम टू टाइम बताएगी कि क्या लिकर की डेफिनेशन में आपके आएंगे और क्या लिकर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। ये वर्ड्स आप याद ही कर लीजिए। साथ में हमें स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि क्या आपके लिकर के डेफिनेशन में आएंगे और क्या लिकर के डेफिनेशन में नहीं आएंगी। स्टूडेंट, इसके अंदर एक आपका वर्ड है आपके बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ, उसको इन्होंने 1998 में ऐड ऑन किया है, ठीक है, 1998 में ऐड ऑन किया है, जो है आपके हेरिटेज लिकर। हेरिटेज लिकर, ये वर्ड आपका हेरिटेज लिकर, ठीक है। इसको भी आप साइड में लिख लीजिए। मेरे पास जो बेयर एक्ट का हार्ड कॉपी है उसमें नहीं लिखा हुआ ये, और ये मैंने आपके इंडियन कोड की साइट से डाउनलोड किया, उसमें ये लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन 17A, मोलासिस। मोलासिस का मतलब क्या होता है? द मदर ऑफ लीकर, द मदर लीकर प्रोड्यूस इन द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, खंडसारी शुगर। देखिए स्टूडेंट, जब क्या होता है, जब हम बनाते हैं लीकर बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम शुगर केन या फिर गुड़ को फर्मिनेटेड करके उसके अंदर जैसे पदार्थ डाल के हम शुगर या खंडसारी शुगर से बनाते हैं लीकर, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारा मदर लिकर प्रोड्यूस होती है फाइनल स्टेज के अंदर, उसको हम मोलासिस कहते हैं, ठीक है। मात्र शराब, ठीक है, हिंदी में आपको लिखा हुआ वर्ड। आप इसमें बस ये याद कर लीजिए, मोलासिस की डेफिनेशन 17A में लिखी हुई है। 17A है मतलब कि कहीं ना कहीं ये ऐड ऑन हुआ है,
तो ये ऐड ऑन आपके 1985 में किया गया था। 1985 में इसको ऐड ऑन किया गया था। आप अपने बेयर एक्ट में साइड में लिख लीजिए 1985। और आप देखेंगे जो शीरा की डेफिनेशन है आपकी, उसमें क्या आते हैं, गन्ने, गुड़ और शक्कर और खंड सारी शक्कर की हमने बात की है। ठीक है, फिर हम देखते हैं डेफिनेशन पचवई। पचवई क्या है? पचवई है स्टूडेंट जब हम राइस को फर्मेंट कर देते हैं, ठीक है, या फिर मिलेट्स को, बाजरा या फिर कोई अदर ग्रेन्स को हमने फर्मेंट कर दिया और उससे हमने क्या बनाया, किसी भी लिक्विड के साथ हमने उसको फर्मेंट कर दिया या बिना लिक्विड के भी हमने फर्मेंट कर दिया, ठीक है, और इससे हमें एक डाइल्यूट या अनडाइल्यूटेड पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, तो हम उसको पचवई कहते हैं। ठीक है, खमीदित चावल, सिलेट या अन्य अनाज, चाहे उनमें कोई द्रव मिला हुआ हो या ना हो, और उससे प्राप्त कोई द्रव जो चाहे तनुकृत हो या ना हो। ओके, ठीक है, तो ये आप कहते हैं पचवई। पचवई हम किससे ले रहे हैं? क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा पचवई कहाँ किससे लेते हैं हम? राइस से, मिलेट से या ग्रेन से ये ली जाती है। गुड़ और आपके शुगर से ली जाएगी वो आपके मोलासिस कही जाएगी, और जो आपके राइस मिलेट से ली जाएगी वो पचवई कही जाएगी। ठीक है, बियर हमने वो 3 सब्सटेंस देखे थे, एल ए स्टाउट, और पी से क्या था? पी से था आपका पोर्टर, एल ए स्टाउट और पोर्टर। ठीक है, वो हमने देखा था। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 का सब सेक्शन 21 स्पिरिट। स्पिरिट क्या होती है? एनी लिकर कंटेन अल्कोहल, ऐसी कोई भी शराब जिसके अंदर हमने अल्कोहल का सब्सटेंस डाला हुआ है, ठीक है, जिसे हमने डिस्टिलेशन से प्राप्त किया है, यानी आसवन से हमने प्राप्त किया उसको, चाहे वो डीनेचर्ड है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपकी स्पिरिट में आएगी। ओके, और फिर नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर सेक्शन 3 का सब सेक्शन 22 ताड़ी। ताड़ी हम लेते हैं पाम ट्री से। पाम ट्री से ये लिए जाते हैं, जो पाम का वृक्ष होता है उससे हम जूस निकालते हैं, ठीक है, चाहे उसको फर्मेनेट किया हो चाहे ना फर्मेनेट किया हो। ताड़ वृक्ष से निकाला गया जो जूस होता है उससे हम कहते हैं ताड़ी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने वो डेफिनेशन देखी जो कि आपकी लीकर से रिलेटेड थी, जैसे बियर, लीकर, पचवई, ताड़ी, ये सब, और मोलासिस। हमने ये सारी डेफिनेशन आपकी देखी। ये एक तरह की डेफिनेशन है आपकी, सब लिक्विड की बात कर रहे हैं, सब अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी डेफिनेशन थी, इसको आप एक जगह कंबाइन कर लीजिए ताकि इनको याद करने में आसानी हो, क्योंकि इस पेरेग्राफ में आपकी काफ़ी डेफिनेशन है। तो हमने देखा बियर, लीकर, मोलासिस, पचवई और ताड़ी। ठीक है, ये सेम क्लब हो गया इनका, एक सेम मतलब कि टाइप के आइटम्स का, तो इसको हमने अलग से रीड किया। अब हम पढ़ते हैं आपका सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3। ओके, डी नेचर। ओके, डी नेचर का मतलब क्या है? मिक्स्ड विथ सच सब्सटेंस और बाय सच प्रोसेस as may be prescribed under section 42 in order to render any spirit unfit, most important word, unfit for human consumption, whether beverage, medicine or in any other way whatever so। हमने इस डी नेचर में क्या किया स्टूडेंट आपका? हमने किया मिक्स्ड। ठीक है, डी नेचर सब्सटेंस क्या है कि कोई पदार्थ में हमने कोई पीने वाली पदार्थ जैसे आपके लीकर वगैरह हमने कुछ मिक्स कर दिया। क्या भी मिक्स कर दिया? कोई भी स्पिरिट, एनी स्पिरिट, कोई भी स्पिरिट हमने मिक्स कर दिया है, जिसके कारण अब जो वो प्रोडक्ट बना है, मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वह आपका अनफिट है। किसके लिए अनफिट है? वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मानव के कंजप्शन के लिए वह अनफिट है। ठीक है, कंजप्शन के लिए वह अनफिट है। फिर चाहे वह आपका बिवरेज है, मेडिसिन है, या फिर आपके कोई अदर पदार्थ, अदर वे है, कोई भी अदर कोई और आपके आइटम्स है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं आपके? बिवरेज, ठीक है,
यानी पेय पदार्थ आपका, ठीक है, या कोई मेडिसिन यानी औषधि, या किसी और तरह के प्रोडक्ट्स भी इसमें आपके इंक्लूड है। डी नेचर का मेन अगर हम लाइन देखें तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि ये क्या है, ये अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है, मानवीय उपभोग के लिए ये आपका अनफिट है। फिर इससे रिलेटेड डेफिनेशन आपकी आती है 3A। 3A है तो मतलब कभी ना कभी ऐड ऑन हुआ है, तो ये स्टूडेंट आपका ऐड ऑन हुआ है 1961 के अंदर। 1961 के अंदर ये आपका ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। डी नेचर स्पेचर्स प्रिपरेशन मीन्स एनी प्रिपरेशन ऑफ डी नेचर स्पिरिट। हम किसी भी प्रकार का अगर डी नेचर स्पिरिट हम प्रिपेयर करते हैं या कोई अल्कोहल भी प्रिपेयर करते हैं, दो चीज़ें बना रहे हैं, या स्पिरिट बना रहे हैं या अल्कोहल बना रहे हैं जिसमें आपकी लीकर इंक्लूड है, ठीक है, या फ्रेंच पॉलिश इंक्लूड है, इसमें आपके इंक्लूड है लीकर, फ्रेंच पॉलिश, या फिर वैनिश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिट और अल्कोहल, तो हम इसको कहेंगे कि हमने क्या किया है, डी नेचर सेपरेटस प्रिपरेशन की है। ओके, इसके अंदर आप 3 वर्ड्स अपने याद कर लीजिए, लीकर्स, फ्रेंच पॉलिश और वैनिश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिट और अल्कोहल। ओके, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है, हम देखते हैं इसके अंदर सबसेक्शन 10 इसका, फर्मेंटेड लीकर। फर्मेंटेड लीकर, अब ऐसा फर्मेंटेड लीकर का मतलब क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं धूप वगैरह में, तो वो फूल जाती है, उसके अंदर बबल्स आने लग जाता है, तो हम उसको कहते हैं फर्मेंटेड। जैसे अगर दही की बात की जाए कि दही अगर हम थोड़ी देर धूप वगैरह में छोड़ दें तो वो फट जाता है, उसमें बबल्स आने लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेड होना। तो फर्मेंटेड अगर मैं हिंदी में बात कहूँ तो खमीरित कहते हैं इसको, खमीरित प्रोडक्ट्स आपके इसको कहेंगे, ठीक है। तो खमीरित शराब से क्या मतलब है, यानी फर्मेंटेड लिकर से क्या मतलब है कोई वाइन, पचवई, फर्मेंटेड तारी और एनी अदर लिकर दैट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जिस भी प्रोडक्ट को आपके फर्मेंटेड लिकर्स के अंदर इंक्लूड किया है, तो वो सारे प्रोडक्ट आपके फर्मेंटेड लिकर की डेफिनेशन में आएंगे। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, आपका ये जो बेर एक्ट डेफिनेशन है वो कुछ याद करने में थोड़ी डिफिकल्ट है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि ये जो माइनर एक्ट्स होते हैं उनको हम रिपीट मोड पे इसको रिवाइज नहीं करते, तो थोड़ा हमें इसको याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन इनको समझना काफ़ी आसान है, ठीक है। ये हमने देखिए ग्रुप्स देखे वर्ड्स के, डी नेचर्ड, ठीक है, फर्मिनेटेड लिकर्स और डी नेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, हमने ये देखा अभी तक, ठीक है। अब हम जाते हैं अपना नेक्स्ट सबसेक्शन, सेक्शन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपकी है वो ये है, एक्साइजेबल आर्टिकल्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्साइज एक्ट आपका, आबकारी अधिनियम, तो अब हमें देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका, कौन सा आर्टिकल आपका एक्साइजेबल आर्टिकल माना जाएगा, आबकारी योग्य वस्तु, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, मेरे बेरक में 5 ये 6 पॉइंट इसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं जो आपके बताते हैं एक्साइजेबल आर्टिकल्स के बारे में। ओके, तो पहला है आपका स्पिरिट, जो अभी तक पढ़ के आए हैं हम, फर्मिनेटेड लिकर, कोई भी अल्कोहल लिकर जो कि कंजर्व कर रहा है, कौन ह्यूमन कंजप्शन कर दी जा रही है जिसकी, ठीक है, या डी नेचर स्पिरिट, डी नेचर स्पेचर्स प्रिपरेशन, अभी तक इस सब की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। या फिर कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, ठीक है, कोई मादक औषधि तत्व है आपका, द्रव्य है आपका द्रव्य, ठीक है, औषधि द्रव्य है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। नेक्स्ट, कोई स्टील और अदर अप्लायंसेस फॉर डिस्टिलेशन, इस जब हम लीकर का प्रोसेस करते हैं, इसको बनाते हैं, तब हम जो जो यूटेंसिल्स, जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके बनाने के लिए, कोई भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको छानने के लिए जो साधन यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्टील, सारी वो स्टील, सारे वो अप्लायंसेस वगैरह, ठीक है, सारे इसमें इंक्लूड होंगे आपके एक्साइजेबल आर्टिकल्स में। नेक्स्ट है फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन, उसे छानने के लिए हम अगर कुछ और चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो वह सब चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड होगी। या फिर कोई और आर्टिकल
जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि ये आर्टिकल भी आपके एक्सेसिबल आर्टिकल में इंक्लूड होंगे, तो वो भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके लास्ट हेरिटेज लिकर, ये नया ऐड ऑन हुआ है इसके अंदर, हेरिटेज लिकर। इसको ऐड ऑन किया गया था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर इसको ऐड ऑन किया गया। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी एक्साइजेबल आर्टिकल्स की। नेक्स्ट है आपका सब सेक्शन नंबर 14, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स आपके क्या होते हैं? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में आपके इंक्लूड है हर तरह के पत्ते, लीव्स, स्मॉल स्टोक्स, छोटे छोटे वो डंडियाँ जो होती है वो, फ्लावर्स, ठीक है, फूल, फ्रूट्स, टॉप जो कि वो फ्रूट बनने से पहले जो छोटा वो फ्रूट होता है, टॉप्स होता है, वो सारी चीज़ें जो कि किसकी है, आपकी हेम्प प्लांट की है, ठीक है, हेम्प पौधे की, जो कि ये सारी लीव्स है, स्मॉल स्टोक है, फ्लावरिंग है, फ्रूट्स है, ये सब आपके आएंगे इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में, जिसमें आपकी हर तरह की भांग, सीधी और गांजा इंक्लूड है। ओके, ठीक है, सीधी, भांग और गांजा भी इसमें आपका इंक्लूड है। एक हेम्प प्लांट जिसको हम कैनेबाई स्टेवा कहते हैं, सेटिवा, तो ये सब, और आपके भांग, सिंधी और गांजा, ये तीनों चीज़ें आपके इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट चरस, इसके अंदर आपकी चरस भी इंक्लूड है, जो कि कुछ नहीं है, ये एक रेजिन प्रोडक्ट है। जैसे कि पेड़ों पे गोंद लगती है, जिस टाइप से आप कहते हैं कि इस पेड़ के गोंद लगी हुई है, तो उस टाइप से जो वो रेजिन प्रोडक्ट जो होता है किसका, हेम्प प्लांट का, क्या, विच हैज़ नॉट बीन सबमिटेड टू एनी मैनिपुलेशन अदर दैन दोज नेसेसरी फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हमने ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया हो, बस पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, तो वो आपके इसमें इंक्लूड होंगे चरस के अंदर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि चरस क्या है आपका, तो मेनली ये क्या है आपका, रेजिन है, जो कि हमें हेम्प प्लांट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एनी मिक्सचर, किसी भी प्रकार का कोई भी मिक्सचर, ठीक है, विद और विदाउट नेचुरल मटेरियल्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स प्रिपेयर्ड देयरफॉर, जिससे हमने क्या बनाए हैं, जिससे हमने बनाए हैं ये ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स और ड्रिंक प्रिपेयर की गई है, वो उस प्रकार के हर एक मिक्सचर, चाहे वो नेचुरल है या नहीं है, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। या कोई और आपके इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में बताया है कि आज से हम इसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स कहेंगे, तो वो सारे सब्सटेंस भी आपके इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में इंक्लूड होंगे। जैसे आपके ओपियम, कोका लिप्स, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, ठीक है, जो कि आपके डिफाइंड है किसमें, डेंजरस ड्रग्स एक्ट में आपके डिफाइन है। ये सारी चीज़ें भी आपकी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स की डेफिनेशन में आएंगे। ओके, मादक औषधि द्रव्य में ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन, लैंस्ड पॉपी हेड। पॉपी हेड जैसे आपका ओपियम का, अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो जैसे ये ओपियम के प्लांट है, ये इसके पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो छोटे से जैसे रोज़ उगने से पहले इसके छोटे से हम बर्ड कहते हैं इसको, बर्ड लगती है जिसकी, ठीक है, जिसके बाद इसकी ये खुलता है और इसके अंदर फूल बनते हैं लास्ट में। तो ये जो इसके पॉपी हेड्स होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अपने इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो ये कैप्सूल्स टाइप से जो ओपियम पॉपी प्लांट्स के ऊपर लगती है, कैप्सूल टाइप की, जो बाद में खुल के फूल बन जाते हैं, तो उन कैप्सूल्स को हमने लैंस्ड पॉपी हेड कहा है, और इसे भी हमने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की डेफिनेशन में ऐड ऑन किया है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये 14 का ही ए पार्ट है, तो जो 14 के डेफिनेशन के अंदर बताया गया है उसी को आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मतलब 14 ए का मतलब क्या है कि 14 से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हमने इंक्लूड किया है किसके अंदर, आपका इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स के अंदर। ये आपके कैप्सूल टाइप की फॉर्म में होता है, जो कि ओपियम, अफीम की जो होता है पॉपी प्लांट्स पे ये लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, क्रश करते हैं, या पाउडर फॉर्म में उसको बनाते हैं, ठीक है, कट करते हैं, पीसते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, पोस्ट डोडा जिसको आप कहते हो, ठीक है, ओपियम एंड अफीम।
ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी 21A। स्टिल, स्टिल हम किसको कहेंगे? इंक्लूड एनी पार्ट। अब हमें पता है स्टिल क्या है, कोई बर्तन की बात होगी या बर्तन के ऊपर जो उन्होंने उसको जो उसके फाइनल प्रोडक्ट है उसको छानने के लिए कुछ रखा होगा या कोई कड़छी वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे होंगे तो हम उसको स्टिल कहते हैं। तो स्टिल मतलब क्या है? कोई भी अपैरेंटस फॉर डिस्टिलेशन, ठीक है। उसको छानने के लिए अगर कोई भी हम अपैरेंटस यूज़ कर रहे हैं, कोई बर्तन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे स्टिल की डेफिनेशन में आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है। जो कि हम यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ स्पिरिट के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर हम कोई यंत्र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस यंत्र का कोई भाग या फिर आस्वन। ओके। अब फिर डेफिनेशन आती है आपकी 23। टू बोटल। टू बोटल का मतलब क्या है कि हमने किसी भी कास्क या अदर वेसल के अंदर क्या किया है, कोई जार है, कोई फ्लास्क है, कोई बोतल है, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें हम उस लिक्विड को भर सकते हैं, तो वो हमने क्या कर दिया, उसको टू बोतल कर दिया, ठीक है। जिसमें आपके कोई वेसल, बोतल, जार, फ्लास्क सब इंक्लूड है। फॉर द पर्पस, किसके लिए इसको फिल किया जा रहा है उसके अंदर, कि हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। ओके। और बोतल के अंदर हम रीबोटलिंग को भी यूज़ करेंगे। एक बोतल के अंदर डाला, फिर हमने उसको, जैसे हमने बड़े से पहले एक कैन के अंदर डाला, ठीक है, सारा प्रोडक्ट, फिर उसको हमने छोटे छोटे बोतलों में पैक किया, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे टू बोतल के अंदर। मतलब बोटलिंग का फिर रीबोटलिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो भी आपकी टू बोतल की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। अब स्टूडेंट, अब कुछ डेफिनेशन बच गई है, जो बच गई है डेफिनेशन को हम एक साथ देख लेते हैं। तो एक डेफिनेशन है, इसके अंदर है आपकी सेक्शन नंबर सब सेक्शन 24। तोला। तोला का मतलब क्या होता है? कोई भी वेट 180 ग्राम टो से लेके और 11.638 ग्राम्स के अंदर, ठीक है, ये आपके तोला के अंदर इंक्लूड होगी। अब हम यहीं पे सारी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो बच गई उनको भी इंक्लूड ऑन करते रहेंगे साथ में, ठीक है। पहले हमने बियर की डेफिनेशन देखी, जिसमें हमने देखा ASP, LA, स्टाउट और पोर्टर आपका इंक्लूड होता है। फिर आपकी डेफिनेशन आती है स्टूडेंट आबू एरिया की। आबू एरिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आबू एरिया है आपके डेफिनेशंस, आबू रोड तालुक ऑफ, आबू रोड तालुका ऑफ बनासकांडा काड़ा जिला, ठीक है, किसका? डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। इस जिले के अंदर, इसके अंदर जो पहले आबू रोड थी, अब वो आबू एरिया में इंक्लूड होगी, क्योंकि आपको पता है 1 नवंबर 1956 में जब पार्टीशन हुआ, जब ये स्टेट्स को पार्टीशन किया गया महाराष्ट्र वगैरह का, ठीक है, तब इस एरिया के अंदर जो ये एरिया था, ये हमने आबू एरिया में इंक्लूड ऑन कर दिया था अपने, ठीक है। फिर हमने डीनेचर्ड का देख लिया था। डीनेचर्ड का एक ही वर्ड हमने देखा, जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। फिर हमने देखी डेफिनेशन अपने डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, जिसमें हमने 3 वर्ड देखे, लीकर, फ्रेंच पॉलिश, वैनिश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिट और अल्कोहल। फिर आपकी डेफिनेशन आती है एक्साइजेबल आर्टिकल की, जिसमें हमने सिपरेट देखे, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स देखे, कोई स्टिल या अप्रेंसिस देखे, फर्मेंटेड वॉशेस वगैरह, और कोई भी अगर आर्टिकल जो स्टेट गवर्नमेंट ने आप इंक्लूड किए हैं, वो सब भी आपके एक्साइजेबल आर्टिकल में इंक्लूड होंगे। डेफिनेशन आती है आपकी एक्साइजेबल। एक्साइज कमिश्नर कौन होता है? एक्साइज कमिश्नर है वही व्यक्ति है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने आपके अपॉइंट किया है, ठीक है, जिसका अपॉइंटमेंट की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो वो है आपके एक्साइज कमिश्नर माने जाएंगे। ओके। नेक्स्ट आपका एक्साइज ऑफिसर। एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर या कोई भी पर्सन अदर देन एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर के अलावा अगर कोई और आपका ऑफिसर है या कोई और आपका पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है सेक्शन नंबर 9 के अंदर, ठीक है, और जिसके पास ऐसी पावर है जो एक्साइज ऑफिसर के पास पावर होती है, कोई व्यक्ति है, कोई ऑफिसर है, कोई व्यक्ति है एक्साइज कमिश्नर के अलावा जिसके पास ऐसी पावर है जो कि एक्साइज ऑफिसर के पास होती है अंडर सेक्शन 9, तो वो सब व्यक्ति आपके एक्साइज ऑफिसर माने जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है आपका एक्साइज रिवेन्यू। एक्साइज रिवेन्यू हिंदी में आप इसको कहेंगे आबकारी राजस्व।
आपको पता है राजस्व या रिवेन्यू में आपकी क्या इंक्लूड होता है? कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, टैक्स, फाइन, ये सारी चीज़ें आपके इंक्लूड होते हैं किसमें? राजस्व में। जैसे कोई भुगतान, कोई शुल्क, कोई फीस, कर और विधि न्यायिक द्वारा किए गया जुर्माना, ठीक है, से भिन्न कोई जुर्माना, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है इसके अंदर। इसके अंदर स्टूडेंट देखो, ये इम्पोर्टेंट लाइन आती है आपकी, इसमें फ़ाइन है, इंक्लूड है, लेकिन जो फ़ाइन आपके गवर्नमेंट ने जो फ़ाइन आपके कोर्ट ऑफ लॉ ने इम्पोज किया उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो फ़ाइन आप पे कोर्ट ने लगाया है उस फ़ाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो फ़ाइन है आपका वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट हमें पता है राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान से अगर आइटम बाहर गई है तो हम मानेंगे एक्सपोर्ट है, और राजस्थान के अंदर अगर आइटम आई है तो हम मानेंगे कि इंपोर्ट हुई है। और राजस्थान के अंदर भी अगर सेम पार्ट्स के अंदर वो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट कहेंगे। मतलब राजस्थान के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो मूव हो रहा है आइटम तो हमें उसका ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हिंदी में आप कहते हैं निर्यात, और इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यानी आयात, ठीक है, निर्यात आयात ये आपका इसमें है। फर्मिनेटेड लिक्कर हमने देखा था, फर्मिनेटेड लिक्कर में हम बात करते हैं वाइन की, पचवई की और फर्मिनेटेड तारी वगैरह की, या स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताया है उसकी। इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमने देखा कि जो आपके हेम्प प्लांट है उसके लीव्स, स्टेम्स, स्टॉक, फ्लावरिंग, फ्रूट्स, भांग, सिद्ध, गांजा, ये सब इसमें इंक्लूड हो गए। चरस इसमें इंक्लूड होगा। कोई भी मिक्सचर ऐसा है, चाहे वो नेचुरल मटेरियल से बना है या नेचुरल मटेरियल से नहीं बना है, या कोई और आपका नारकोटिक ड्रग या इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में इसका पब्लिश किया है कि हाँ आगे से ये आपका क्या है, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग है, तो वो ओपियम, कोका लीव्स, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, ये सारे आपके आएंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका डेंजरस ड्रग एक्ट लिखा हुआ है 1930 का, इसको भी आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। और ये डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 का है, जो अब आपका एनडीपीएस एक्ट हो गया है, एनडीपीएस एक्ट हो गया है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ओके। ये आपका एनडीपीएस एक्ट हो गया है 1985 का, 1985 का, इसे आप ऐड ऑन कर लीजिए अपने पेड एक्ट में। फिर आपकी हमने डेफिनेशन देखी लैंस्ड पॉपी हेड की, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में होता है, कैप्सूल की तरह होता है ये, जो कि आपके ओपियम पॉपी प्लांट्स लगे होते हैं अफीम के, जो डोडा पोस्ट हम जिसको कहते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। फिर हमने लिकर देखा, लिकर में आपके इंक्लूड होंगे वाइन, सिपरिट, ताड़ी, पचवाल, बियर, ये सब आपके इसके इंक्लूड होंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट आपका आता है इसमें से 3 पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसमें जो हम मैजिस्ट्रेट की बात करेंगे वो कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे। जिन मैजिस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं वो कौन से मैजिस्ट्रेट है? वो मैजिस्ट्रेट है आपके फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो ये आपके हैं वो इसके अंदर मैजिस्ट्रेट आपके माने जाएंगे। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर आपको पता है कोई चीज़ बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपका आएगा प्रोड्यूस करना, प्रिपेयर करना, उसको रेक्टिफाई करना, सही करना, रिडक्शन करना, ठीक है, चीज़ों में बदलाव करना, फ्लेवरिंग लाना, उनके अंदर फ्लेवर ऐड करना, ब्लेंड करना, मिक्स करना, कलर देना लिक्कर को, ठीक है, शराबत को कलर देना। तो ये सारी चीज़ें आपके मैन्युफैक्चर में इंक्लूड होंगी, चाहे हम नेचुरल प्रोसेस से कर रहे हैं, चाहे हम आर्टिफिशियल प्रोसेस से कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो सब आपके मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आएंगे। फिर डेफिनेशन आती है आपके मोलासिस की, जो कि है आपकी फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये अंतिम आपका स्टेज है मैन्युफैक्चर का, जिसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने शुगर या खंडसारी शुगर, शुगर केन और गुड़, इनका प्रयोग करके हमने क्या बनाया था, मदर लिकर प्रोड्यूस बनाया था, ओके। फिर पचवई, जिसमें हमने यूज़ किया राइस, चावल, मिलेट, ग्रेन, इनको फर्मिनेट करके इनको क्या डाइल्यूट और अनडाइल्यूट करके हमने बनाया प्रोडक्ट पचवई। फिर स्टूडेंट आपका आता है प्लेस, प्लेस में स्थान में क्या क्या इंक्लूड होगा, कुछ कोई भी स्थान, ठीक है, कोई भी प्लेस, कहीं पे भी अगर क्या बोलते हैं ये प्रोडक्ट बना दे, चाहे वह हाउस है, कोई बिल्डिंग है, कोई शॉप है, कोई रूम है, बूथ है, टेंट है, वेसल है, बोट है, राफ्ट है, कोई व्हीकल है,
या इनके आसपास का भी एरिया का कोई है तो वो सारी चीज़ें आपके प्लेस में इंक्लूड होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल। सेल का वही मतलब है जो कि आपका आम भाषा में हम समझते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, इंक्लूड ट्रांसफ़र, कि एक जगह से दूसरी जगह हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। ठीक है, प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया, लेकिन वह आपका गिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट में आपको पता है पैसे नहीं मिलते। और कोई भी ट्रांसफ़र जो कि आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखते आए हैं, तो हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र जो सेल होता है वो हमेशा अपना मनी के साथ होता है। ठीक है। फिर आपकी डेफिनेशन आती है सेपरेट की। सेपरेट में हमने देखा कोई भी लीकर जिसमें अल्कोहल है वो सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट स्टेट की बात की जाए या राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान की हमने बात करें तो वो नए नए सारे स्टेट्स, ठीक है, मीन्स द न्यू स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि फॉर्म हुआ था आपका स्टेट रिकॉग्नाइजेशन है 1956 के अंदर। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर जो सेक्शन 10 के अंदर आपका राजस्थान का नया राज्य बना है वो इसके अंदर इंक्लूड है। 21B स्टिल हमने देखा कोई भी अपैरेटस है, कोई भी हमारा क्या बोलते हैं, कोई बर्तन है, कोई भी, ठीक है, कोई भी आइटम ऐसे जिससे हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो सब इसमें इंक्लूड होंगे स्टिल में। ताड़ी हमने देखा क्या था, जो कि ताड़ वृक्ष से यानी पाम ट्री से हमें प्राप्त हुआ जूस है, वो जूस, ठीक है, हम ताड़ी इंक्लूड करेंगे। 2 बोतल यानी बोतल में पैक करना, पैकेजिंग करना उसको, ठीक है, या बोतल से रीबोटलिंग भी करना। तोला हमने देखा कितने ग्राम का था, 180 ग्राम का हमने तोला देखा, 180 ग्राम्स का, ठीक है, या 11.638 ग्राम्स का। ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया कि मूव करना विद इन स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंदर ही अगर हम मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर, राजस्थान के अंदर ही, ठीक है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो स्टूडेंट ये आपकी डेफिनेशन थी, और सबसे ज़्यादा टाइम जो इस बेयर एक्ट में लगता है वो डेफिनेशन में ही लगता है। ठीक है, आगे वाले जो बेयर एक्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग एक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्ट आपका डेफिनेशन का ही था। ओके, अब हम देखते हैं, अब फटाफट सेक्शंस के जो मेन लाइंस है वो मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगी, ठीक है, और आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये आपका माइनर एक्ट है तो इसको आसानी से पढ़िए, याद कीजिए। ओके, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट इज टू बी डीम लिकर। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो डिक्लेयर कर दे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका लिकर है, कौन सा प्रोडक्ट आपका लिकर नहीं है। तो क्वेश्चन ये बनेगा किसके पास पावर है डिक्लेयर करने की, तो हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर दे अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर कि क्या चीज़ लिकर है, क्या चीज़ लिकर नहीं है। ठीक है, आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये बताएगी कि कंट्री लिकर कौन सी है और फॉरेन लिकर कौन सी है। ठीक है, फॉरेन लिकर की कैटेगरी में हम किसको डालेंगे, विदेशी शराब की कैटेगरी में हम किसको डालेंगे, और देशी शराब की कैटेगरी में हम किसको डालेंगे। ओके, तो इसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स से आए, एक आपका है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है डिक्लेयर करने की, और दूसरा है कि वो 2 पार्ट में डिक्लेयर करेगी कि कंट्री लिकर कौन सी है और फॉरेन लिकर कौन सी है, देसी और विदेशी शराब को वो क्या कर देगी, कैटेगराइज कर देगी। ठीक है, फिर है अगला सेक्शन, सेक्शन 5, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में ये बताएगी कि कितना हम रिटेल कर सकते हैं। एक होलसेल के अंदर सामान बेचते हैं हम, ठीक है, एक हम रिटेल के अंदर सामान बेचते हैं, तो वो ये बताइए कि रिटेल में कितना सामान बेच सकते हैं, कितना सामान हम परचेज कर सकते हैं और कितना सामान हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वांटिटी कि इतना सामान ही हम एक्साइज आर्टिकल हम बेच सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 के अंदर वो डिक्लेयर करेगी कि कितना सामान हम रिटेल के अंदर बेच सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टेरिटरी ऑफ स्टेट में बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ हम बेच सकते हैं, राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज है जहाँ पे सामान बेचा जा सकता है। ठीक है, और फिर वो बताएगी कौन परचेजर है, कौन इसको बेच सकता है, परचेजर कौन है। ठीक है, और आपका क्लास ऑफ परचेजर कौन है, मतलब एक परचेजर या बहुत सारे परचेजर कौन कौन है जिसको बेच सकता है, किस किस ओकेजन पे बेच सकता है, किस किस क्या बोले उसको, कार्य पे वो इसको बेच सकता है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बेच सकता है, तो मतलब जितना भी खरीद बेच का है रिटेल के अंदर वो सारा स्टेट गवर्नमेंट आपका बताएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। द सेल ऑफ एनी एक्सेसिबल आर्टिकल इन एनी क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी डिक्लेयर्ड, तो उसको क्या मान लिया जाएगा आपका सेल
होलसेल मान लिया जाएगा उसको। अगर हमने रिटेल से ज़्यादा सामान प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है, तो ऐसे मान लिया जाएगा कि हमने क्या किया है, हमने किया है होलसेल के अंदर, ठीक है। थोक में विक्रय माना जाएगा, ना कि खुदरा विक्रय मानी जाएगी उसको। अब ये वाला जो सेक्शन नंबर 6 है वो हम अपने BNS में पढ़ते हैं। अगर किसके कब्जे में आइटम है, ठीक है, सामान है, आर्टिकल्स है, अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो अगर वाइफ क्लर्क या सर्वेंट, इन तीनों के पर्सन के पोजेशन में, कब्जे में भी अगर ये सामान है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये पोजेशन ऑफ डेड पर्सन है। मतलब उस व्यक्ति के ही कब्जे में है जिसकी वह पत्नी है, या जिसकी वह क्लर्क है, या जिसका वह सर्वेंट है, ठीक है। उस मालिक के खुद के कब्जे में मान लिया जाएगा। ओके, इन्होंने आपकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि चाहे कोई व्यक्ति टेम्पररी या पर्टिकुलर ओकेजन के लिए भी काम करने आया है, क्लर्क है या फिर ठीक है सर्वेंट है, अगर वो कुछ समय के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर ओकेजन में भी काम करने आया है और उसने उस समय के दौरान अगर उस चीज़ का कब्जा कर लिया है, तो ऐसे मान लिया जाएगा कि उस पर्सन के अंडर में ही पोजेशन है। पर्सन को कि जिस व्यक्ति की वह पत्नी है, जिस व्यक्ति का वह सर्वेंट है, या जिस व्यक्ति का वह क्लर्क है। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 7th है सेविंग ऑफ एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू कस्टम्स। लेकिन स्टूडेंट जहाँ पर बात आती है हमारे कस्टम्स की, जहाँ पे बात आती है हमारे कस्टम्स की, कस्टम्स यहाँ पे वो रीति रिवाज नहीं है, यहाँ पे है जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर या हम इंपोर्ट करते हैं, तब हम जो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, ठीक है, जो हम सीमा शुल्क पे करते हैं। अगर आप हिंदी में देखेंगे बेर एक्ट में, तो वहाँ पे सीमा शुल्क लिखा हुआ है, ना कि रीति रिवाज लिखा हुआ है। तो जब बात आती है सीमा शुल्क की, ठीक है, कि इंडिया में कितना प्रोडक्ट लाया जाएगा, इंडिया से कितना बाहर दिया जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना प्रोडक्ट दिया जाएगा, कितना एक्सपोर्ट किया जाएगा, कितना इम्पोर्ट किया जाएगा, उस समय जो ड्यूटी लगती है बॉर्डर्स पे, सीमा पे, ठीक है, तो उस समय अगर कोई ड्यूटी का अलग से प्रावधान है, तो हम फिर ये एक्ट उस पर लागू नहीं करेंगे, ठीक है। लॉ रिलेटिंग टू कस्टम्स, ओके, सीमा शुल्क की बात यहाँ पे की गई है। अब आता है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आपके, अगर मैं बात करूँ तो ये आपको बताएगा पावर्स और कंट्रोल एस्टेब्लिश के बारे में बताएगा, एक्साइज कमिश्नर के बारे में, ऑफिसर के बारे में, या इनके डिपार्टमेंट के कोई और ऑफिस है तो उनके बारे में ये मेनली आपका एक्ट ये चैप्टर है, ठीक है। जिसके अंदर सेक्शन नंबर 8 बात करता है कंट्रोल ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका मतलब कि नियंत्रण में ये सारे काम करेंगे, तो द कंट्रोल ऑफ द एडमिशन ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट शैल बी डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट ने पावर किसको दिया, ये पावर दिया एक्साइज कमिश्नर को। मतलब मेन हेड, सबसे बड़ा हेड आपका स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपका एक्साइज कमिश्नर, ठीक है, उसके नीचे फिर आपका एक्साइज डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट का हेड कौन, एक्साइज कमिश्नर, और इन दोनों का हेड कौन, इन दोनों का हेड आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो यही बात इसमें लिखी गई है, डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट और पावर किसके पास रहेगी, स्टेट कमिश्नर के पास। सेक्शन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर, कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट आपकी कौन करेगा। तो हमें पता है स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक्साइज कमिश्नर को, और अपॉइंट करेगी कि जितने उसको एडिशनल एक्साइज कमिश्नर चाहिए, एक अगर चाहिए तो एक को, अगर उसको एडिशन में भी कुछ चाहिए एक्साइज कमिश्नर, तो एक्साइज कमिश्नर के एडिशन में भी जितने चाहिए एडिशनल एक्साइज कमिश्नर उतने उसको अपॉइंट कर देगी, ठीक है। या तो पूरे राजस्थान के लिए या राजस्थान के कुछ पार्ट के लिए भी चाहिए, तो वैसे भी वो सेपरेटली भी उनको अपॉइंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट आल्सो अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट साथ में और किन किन को अपॉइंट करेंगी, ये नाम याद कर लीजिए, जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिए, उप आयुक्त, नहीं सॉरी सहायक, ठीक है, और फिर आपका डिप्टी उप आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, जिला आबकारी अधिकारी, और आपके अदर इंफीरियर एक्साइज ऑफिसर, और बाकी जो अन्य अपर आबकारी अधिकारी है वो सारे ये इंक्लूड कर देगी, इनके नेम याद कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड पावर, इनको पावर और ड्यूटी कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट ही देगा, ठीक है। और द स्टेट गवर्नमेंट साथ में बताएगा कि एक्साइज कमिश्नर के नीचे डेलीगेशन में कौन कौन से व्यक्ति रहेंगे, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट इनकी पावर को डेलीगेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही पावर को
डेलीगेट करेगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पावर देना हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से, जैसे कि आपका ये हेड है, ये आपका हेड है, इस हेड से जब हम बाकियों को कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी पावर दे देते हैं तो हमने क्या कर दिया, पावर को डेलीगेट कर दिया। ओके, तो ये आपका सेक्शन नंबर आपका 9। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल बात की गई। क्या कहा हमने कि अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट ही एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, और कोई बाकी जो आपके डिपार्टमेंट में चाहिए, जॉइंट, डिप्टी, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट, सबको स्टेट गवर्नमेंट आपके अपॉइंट करेगी। ओके, 9A, इनकी अपील कहाँ जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ अपील की, तो अपील कैसे जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे अलग से इसका चार्ट बना लीजिए। सबसे बिलो रैंक पे हमने कौन देखे, एक्साइज ऑफिसर देखे। ठीक है, एक्साइज ऑफिसर के ऊपर कौन थे, एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, और एक्साइज कमिश्नर से ऊपर एक और डिपार्टमेंट बनाया, अपील के लिए डिपार्टमेंट बनाया आपका, डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान ऑफ टैक्स बोर्ड। डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड, हिंदी में स्टूडेंट आप इसको देख लीजिए, हिंदी में इसका नाम मिलेगा आपको राजस्थान कर बोर्ड। ठीक है, राजस्थान कर बोर्ड इसको हम कहेंगे, डिविजनल बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड। ओके, ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो हमने देखा कि किन किन के पास जाएगी आपकी पावर। ओके, फिर हम देखेंगे कि अपील कितने टाइम तक जाएगी। ये स्टूडेंट आप अपने हैंड नोट्स बना लीजिए अलग से, 60 डेज के अंदर इसके अंदर अपील जाएगी। अब हम स्टूडेंट ये तो याद कर लेते हैं कि 60 डेज है, 45 डेज है, पर हम ये नहीं याद करते कि 60 डेज आपके कहाँ से है। इस बार आपका जो पेपर आया था प्री का, उसमें यही बात हुई थी, बच्चों को डेट याद थी, टाइम याद था कि हाँ हाँ इतने इतने मंथ का, इतने इतने दिन का, पर ये नहीं पता था कि कहाँ से काउंट करने हैं। तो आप देखिए आगे लाइन की 60 डेज फ्रॉम, यहाँ पे मैं आपको अगर हाईलाइट करके दूँ तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कंप्लेंट ऑफ, जिस दिन से ऑर्डर की कंप्लेंट हुई है, जिस दिन से ऑर्डर आया है। ठीक है, जिस दिन से ऑर्डर आया है, मतलब कंप्लेनेंट का जो ऑर्डर था उस जिस टाइम से वो आया है, उसके 60 डेज से हम इसको काउंट करेंगे। ओके, ऑर्डर के 60 डेज से। ठीक है, फिर ये एक है आपका इसके अंदर कि जब आप अपील में जाएंगे, तो जितना आपका ऑर्डर के अंदर आपसे अमाउंट मांगी हुई है, जितनी ऑर्डर के अंदर आपसे अमाउंट क्लेम की गई है, उसका आप 75% उसका आप 75% प्रूफ देंगी पेमेंट का, कि हाँ सर मैंने पेमेंट का एक बार 75% की पेमेंट मैंने कर दी है। ठीक है, कोर्ट में इतनी पेमेंट कर दी है, उसके बाद मैं अपील में आया हूँ। अगर आपके अपील में वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो आपको पेमेंट रिटर्न हो जाएगी, और अगर वो ऑर्डर सेटिस्फाइड कर जाते हैं अपीलेंट कोर्ट, तो फिर वो आपने पेमेंट तो उसको पे कर दी है। ठीक है, 75% का ये है स्टूडेंट के, जो कि बेयर एक्ट में 25% लिखा हुआ है। तो नीचे फुट नोट देख लीजिए आप, वहाँ पे फुट नोट में आपको वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2020 के अंदर 2020 के अंदर क्या कर दिया गया है, इसको अमेंड करके यहाँ पे 75% कर दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखिए कि जो डिसीजन है आपका एक्साइज कमिश्नर का, देखो एक्साइज ऑफिसर की अपील जा रही है कमिश्नर को, तो जो एक्साइज कमिश्नर का ऑर्डर है अपील के अंदर वो, और जो आपका टैक्स बोर्ड, जो हमने कर आपका विभाग देखा था, टैक्स बोर्ड जो हम देखा था, उसका जो ऑर्डर अपील का है वो, ये दोनों ऑर्डर आपके फाइनल रहेंगे। यानी कहने वाला है कि सेकंड अपील का कोई इसके अंदर प्रावधान नहीं है। ठीक है, सेकंड अपील के अंदर नहीं की जा सकती, यानी अपील की अपील हम नहीं कर सकते, सेकंड अपील हम नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, ऑर्डर को हम रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन हम रिवीजन कर सकते हैं हम इसका, पर हम इसके सेकंड अपील नहीं कर सकते। और रिवीजन का टाइम क्या दिया हुआ है आपको, 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर से 30 दिन के अंदर, जो अपील का ऑर्डर आया है उसकी अगर हमें रिवीजन करनी है तो हमें 30 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अलग से हाईलाइट कर दिए, कि एक्साइज ऑफिसर की अपील कमिश्नर को, कमिश्नर की अपील आपके टैक्स बोर्ड को,
ठीक है। अपील कितने दिनों में? 60 डेज में। रिवीजन कितने दिनों में? 30 दिन में। अपील में जाना है तो 75% आपको पे करना होगा। 75% आपने पे कर दिया तो आप अपील में जा सकते हैं। अपील की सेकंड अपील नहीं होगी, ठीक है, रिवीजन हो सकता है। ओके। और जो एक्साइज कमिश्नर का ऑर्डर है अपीलेंट ऑर्डर, और जो आपका टैक्स कोर्ट का अपीलेंट ऑर्डर है वो फाइनल होगा। ओके। आप अपने बेरक में इसको हाईलाइट कर लीजिए, बाकी मैंने आपको इसको शॉर्ट में बना के दे दिया है। नेक्स्ट है आपका 9B, बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। कोई भी सिविल कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है कि वो क्या कर सके, कोई भी सिविल कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है कि वो ऐसे मामलों को सेट असाइड कर सके या मॉडिफाई कर सके। ठीक है। जो ऑर्डर आ गया है कमिश्नर के द्वारा या फिर टैक्स कोर्ट के द्वारा, वो फाइनल ऑर्डर है आपका, उसको सिविल कोर्ट भी क्या नहीं कर सकती, मॉडिफाई नहीं कर सकती है। ओके। ना उसको सेट असाइड कर सकती है, नॉर्मल। ओके। सेक्शन नंबर 10 है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड कन्फर्सिंग पावर। आपने ऑफिसर को अपॉइंट किया और उन्हें पावर प्रोवाइड कराई। ठीक है। तो कौन कराएगा? स्टेट गवर्नमेंट कराएगा। कहाँ पे दिया हुआ है? अगर आप चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पावर्स दी है। ओके। वो चैप्टर नंबर 8 आप देख लीजिए, उसके अंदर हमने पावर दी है और ये सारी पावर्स आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। इन्होंने एक प्रावधान और दिया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर का यूज़ वो किसी ऐसे पर्सन से भी करा सकती है कि जो आपके ऑफिसर नहीं है, किसके एक्साइज डिपार्टमेंट के। अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये पावर का यूज़ इस व्यक्ति को भी करना चाहिए, ठीक है, तो वह उसके द्वारा भी वो पावर यूज़ करा सकती है। ओके। सेक्शन 10A, एस्टैब्लिश ऑफ चेक पोस्ट। जो आपको होता है कि नाके लगते हैं जो, ठीक है, चौक जांच चौकी लगती है जो आपकी नॉर्मल भाषा में नाके कहते हैं हम, पुलिस नाका लगता है जो, या इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, ये हम करा सकते हैं सेक्शन नंबर 10A के अंदर। इसको क्या करेंगे? इसको एक्साइज कमिश्नर आपके सेटअप करेंगे। एक्साइज कमिश्नर आपके इसको क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। ठीक है। एक्साइज कमिश्नर इसको सेटअप करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे कि भाई हमने ऐसे नाका लगाया है चेकिंग के लिए। ऑफिसर एट चेक पोस्ट इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, और जो ऑफिसर है वहाँ पे वो क्या क्या चेक करेंगे? आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ठीक है। गुड्स जब आपको मूव करते हैं तो, ठीक है, और वो कैसे काम करेंगे? वो ऐसे काम करेंगे कि वो इंचार्ज है उस चेक पोस्ट के, उनको इंचार्ज की तरह हम बोलेंगे। ठीक है। अगर कोई और आपका चेक पोस्ट पहले से एग्जिस्टेंस में है, कोई और चेक पोस्ट मान लो कोई भी लगा हुआ है चेक पोस्ट, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट चाहते हैं कि ये चेक पोस्ट लगा हुआ ही है, हम इनको ही पावर दे दें ऐसे मतलब व्हीकल्स को चेक करने के लिए कि किसी के पास एक्साइजेबल आर्टिकल्स तो नहीं है, तो वो ऐसी पावर नॉर्मल आपके चेक पोस्ट को भी दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी आपकी एक्सिस्टेंस में है। ठीक है। और फिर जो एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट है वो कैसे काम करेंगे? इंचार्ज ऑफ द चेक पोस्ट ऑफ सच पर्पस। ठीक है। अब हम किन को चेक करेंगे? हम चेक करेंगे ड्राइवर्स को, ठीक है, और पर्सन इंचार्ज ऑफ व्हीकल। या तो ड्राइवर है जो, उसको चेक करेंगे, या जो पर्सन उसका इंचार्ज है व्हीकल का, ठीक है, या कैरियर का जो भी उसको लेके जा रहा है, कैरियर का या व्हीकल का जो भी आपका वाहन है उसका जो इंचार्ज है या ड्राइवर है, हम उसको चेक करेंगे कि उसके पास परमिट है या नहीं है, परमिशन है या नहीं है, पास है या नहीं है, बिल है, एबिलिटी है, जो भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। हम व्हीकल को रुकवा भी सकते हैं, हम व्हीकल को स्टॉप भी करा सकते हैं। ठीक है। उनको कह सकते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लाइए, चेक कराएं। ओके। ठीक है। ये नॉर्मल बात है, कोई नहीं है। इस व्हीकल और कैरियर में आपके एनिमल्स भी इंक्लूड होंगे, मतलब कोई बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है, उससे अगर वह ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वह सब चीज़ें भी आपके इसमें इंक्लूड होगी व्हीकल और कैरियर के अंदर। ओके। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। स्टूडेंट आगे वाला चैप्टर फटाफट, मतलब कि बहुत इजी सेक्शंस है, तो हम शॉर्ट नोट्स के जरिए भी उनको फटाफट पढ़ लेंगे। ठीक है। सेक्शन नंबर 3, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या था? राजस्थान के अंदर आइटम को लेके आना। एक्सपोर्ट राजस्थान के बाहर आइटम को लेके जाना। ठीक है।
और ट्रांसपोर्ट क्या था, जो आपके आर्टिकल्स है उनको उनका ट्रांसपोर्ट करना एक राजस्थान के अंदर ही, ठीक है, राजस्थान के अंदर उनको मूव करना, तो वो ट्रांसपोर्ट होगा आपका। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि हमने कहा कि कोई भी आर्टिकल जो आपका है उसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी है। नॉर्मल बात, जो कंडीशंस आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई हैं उनको हम सेटिस्फाइड करेंगे तभी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आयात कर सकते हैं तभी हम उनका। जो ड्यूटी लगाई गई है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तब हमें कुछ फीस पे करनी होती है, उस फी को हम ड्यूटी कहते हैं। जो ड्यूटी आपके सेक्शन नंबर 28 के अंदर लगाई गई है या जो बॉन्ड आपसे भरवाना है वो भरवाया गया है, तो वो आपको भरना ही पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। ओके, सेम बात आपके सेक्शन नंबर 12 कहता है, लेकिन यहाँ पे बात हो जाती है आपके निर्यात की या फिर एक्सपोर्ट की या ट्रांसपोर्ट की। एक्सपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, सेम बात जो आपके सेक्शन नंबर 11 कहता है वही सेक्शन नंबर 12 कहता है कि जो आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, उसके लिए जो कंडीशन है, जो ड्यूटी है, जो सेक्शन नंबर 28 को के अंदर आपको पेमेंट करनी है, वो पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी निर्यात और परिवहन कर सकते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह मना कर सकती है, वह सीधा मना कर सकती है, ठीक है, कि क्या नहीं करना है, प्रतिषेध कर सकती है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, किसका, एक्साइजेबल आर्टिकल का। ओके, जब वो चाहे तब वो मना कर सकती है किसी भी पार्ट तक, या तो पूरे राजस्थान में लगा सकती है, पूरे राजस्थान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना, या कुछ कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई पर्टिकुलर पार्ट है राजस्थान का जिसमें वो मना कर सकती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 14 इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, पास कौन से सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, आपका पास की बात की गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पता है कि पास चाहिए होते हैं, उसके अंदर हमें एक क्वांटिटी लिख के देते हैं कि इतने से ज़्यादा प्रोडक्ट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उतने से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करना भी नहीं है। ओके, नॉर्मल सी बात। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है आपका, अगर किसी व्यक्ति के पास, ये यहाँ पे लिखा है इसका एक एक्सेप्शन है, अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई लाइसेंस है, ठीक है, जो कि उसको अलाउ करता है आउटसाइड ऑफ राजस्थान क्या करने के लिए, आउटसाइड ऑफ राजस्थान ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो वो पास यहाँ पे भी उसका वैलिड होगा। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 15 ग्रांट ऑफ पासिस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन पास ग्रांट करेगा, कौन मतलब ऐसे पासिस को अप्रूवल देगा, तो वो आपके देंगे एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर क्या करेंगे, आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास दिएंगे, ठीक है, कौन देंगे, एक्साइज कमिश्नर या फिर एक्साइज ऑफिसर, दोनों व्यक्ति यहाँ पे दे रहे हैं आपकी, ये बाद में ऐड ऑन हुआ है, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर, और वो चाहे तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी उन पे लगा सकते हैं। सच पासिस में भी डिफाइंड पीरियड के लिए या डिफाइंड काइंड के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए पास वैलिड है, या फिर इतने इतने आर्टिकल्स के लिए ही पास वैलिड है, आप सिर्फ लिकर वाइन और बियर का ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताड़ी पचवरी इनका नहीं कर सकते। तो जो वो पर्टिकुलर काइंड बता दिया, पर्टिकुलर पीरियड बता दिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर वो पास का यूज़ करना होगा। पास देगा कौन, दोनों ही, एक्साइज कमिश्नर भी दे सकते हैं और आपके एक्साइज ऑफिसर भी पास को दे सकते हैं। ओके, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेशन और सेल्स रिलेटेड, सेम वही बातें, नॉर्मल बात आपकी जो है। पहला आता है सेक्शन नंबर 16 मैन्युफैक्चर करना, विनिर्माण। विनिर्माण, हम इन चीज़ों का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास परमिशन नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स आपके स्टूडेंट यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है एक्साइजेबल आर्टिकल्स का, हम बिना परमिशन के आर्टिकल्स का क्या नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। हम हेम्प प्लांट उगा नहीं सकते, हम कोई पोर्शन ऑफ हेम्प प्लांट कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब हेम्प प्लांट का कोई
पार्ट, जैसे उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, फ्रूट्स, हम उसको कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम किसी लिकर को बोतल में नहीं पैक कर सकते सेल के लिए, ठीक है। ताड़ी का प्रोडक्ट, हम वो ट्री से उसका ताड़ी का प्रोड्यूस है वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नो पर्सन शैल यूज, कीप और हैविंग पोजेशन एनी मटेरियल, स्टील यूटेंसिल, कोई भी व्यक्ति ऐसे बर्तन, यूटेंसिल, कोई स्टील, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी अपने पास नहीं रख सकता है जब तक कि उसके पास क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है ऐसी चीज करने का। और लाइसेंस देगा कौन? एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर। ओके, लाइसेंस पे आप हाईलाइट कर लीजिए, और एक्साइज ऑफिसर और एक्साइज कमिश्नर पे। बाकी वाली बात पॉइंट का सेम है जो अपने डेफिनेशन में देख के आए थे, जिन जिन वर्ड का मीनिंग वही वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके, कोई भी स्टीलर्स, बेवरी या पोट, कोई भी ऐसे बर्तन, कोई भी डिस्टलर्स जो कि इसको छानने के काम आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ तक कि कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। सेम बात। और लाइसेंस दे कौन रहा है? एक्साइज कमीशन हमें लाइसेंस प्रोवाइड करा देगा। ओके, नेक्स्ट बात की गई वेयर हाउसिंग की, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं वेयर हाउस के। तो उन्होंने कहा है कि एक्साइज कमिश्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के तो वो अंडर रहेंगी, ठीक है। एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पोर्टल डिस्प्ले, जब चाहे वो उसको एस्टेब्लिश करा सकते हैं, जब चाहे वो उसको डिसकंटिन्यू करा सकते हैं, मतलब जो पहले बनाने का भी आदेश दे सकते हैं और जो बना हुआ है उसको तोड़ने का भी आदेश दे सकते हैं। कोई भी वेयर हाउस ऐसा है तो, डिस्टिलरीज कुछ ऐसी है तो लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जो कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है उन कंडीशंस पे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और कि आपका एस्टेब्लिश करने का लाइसेंस है वेयर हाउस का, तभी आप उसका एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ड्यूटी आपको पे करनी है, अन्यथा आपको उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कोई डिफिकल्टी नहीं। अगर आप इसका टाइटल भी पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम डिस्टिलरीज। अब आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अब आप उसको चाहते हो स्टोर करना, निकालना, ठीक है। हटाया जाना, ठीक है। नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी रिमूव्ड, तब तक आप उसको मतलब कि हटा नहीं सकते, ठीक है, जब तक आप क्या नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर देते, या फिर आप बॉन्ड उसका पेमेंट नहीं करते। अगर आपसे कोई बॉन्ड साइन कराना है तो आपको पहले वो बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है उस वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट को निकालने के लिए, तो आपको पहले वो पेमेंट करनी होगी गवर्नमेंट को, तभी आप उसको प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपके हैं, ठीक है। 19 नंबर सेक्शन, पोजेशन ऑफ आर्टिकल, accessible article in excess of the quantity prescribed by the state government. No person not being licensed, किसी व्यक्ति पास अगर लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कल्टीवेट नहीं कर सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, उसको उगा नहीं सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता, और ना ही उसको बेच सकता है एक्सेसिबल आर्टिकल्स को, ठीक है, जो उसके कब्जे में है। अगर उससे क्वांटिटी से ज़्यादा, जितना उसके पास क्या था, लाइसेंस था, जितना लाइसेंस है उतना ही वह प्रोडक्ट बना सकता है। अगर उससे ज़्यादा वह बना रहा है तो वह उसका वो आएगा, ऑफेंस के अंदर उसका इंक्लूड होगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल शैल नॉट एक्सटेंड टू सबसेक्शन 1, लेकिन आपका इन बातों पर लागू नहीं होता है। कौन सा? कोई अगर विदेशी शराब है, फॉरेन लिकर है अगर, तो ठीक है उस पर, लेकिन वो डी नेचर सेपरेट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है और फिर भी हम उनको छूट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो अनफिट नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो हम उसको कर सकते हैं इन, और है किसके कब्जे में? वो कॉमन कैरियर के कब्जे में है या वेयर हाउस मैन के कब्जे में है, तो हम वहाँ से उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। A licensed vendor shall not have in his possession at any place other than the authorized by the license any quantity. Such quantity state government declared limited by the state except, इन्होंने कुछ नहीं बोला, नॉर्मल कह के लाइसेंस वेंडर है तो उनके भी कब्जे पे है वो आपके एक्सेसिबल आर्टिकल्स, ठीक है, तो वो भी उतनी क्वांटिटी में होने चाहिए जितनी आपके स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। ओके, अब आते हैं दो सेक्शंस,
आपके सेल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। हमने कहा कि अगर अब तक आपका लाइसेंस नहीं है तब तक आप उसको विक्रय नहीं कर सकते, उसका आपका सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और लाइसेंस आपको कौन देगा? एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर देगा, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं आइटम को, अन्यथा आप उस आइटम को सेल नहीं कर सकते हैं। Provided a person license under to cultivate or collect the hemp may sell without license those portion of plant from which any intoxicating drug can be manufactured in the same as to the any office whom the excise commissioner may prescribe। अगर आपके पास लाइसेंस है कल्टीवेट करने का या कलेक्ट करने का तो आप उसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लेकिन उतने पोर्शन में जितना आपने खुद ने ही उसको कल्टीवेट किया या कलेक्ट किया उतने ही पोर्शन में आप उसको बेच सकते हैं। A license for sale in more than one district of those parts of the state to extent shall also be previous approval of the state government। अगर आपके पास किसी एक जिले का ही लाइसेंस है और आप चाहते हैं कि एक जिले से ज़्यादा जिलों में आपने सेल करे प्रोडक्ट को, तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। अगर आपने जो फॉरेन लिकर के सेल की है, ठीक है, वो आपको प्राइवेट यूज़ के लिए करनी है तो आप कर सकते हैं, या आपको ऑक्शन में बेचना है, सोल्ड बाय हिम और बाय ऑक्शनर्स, ठीक है, ऑन दिस बिहाव इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्यूटिंग अ स्टेशन और आफ्टर हिज डिसीज, तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर गया है, उसके प्राइवेट उसकी यूज़ में था वो, मतलब फॉरेन लिकर थी, अब हम उसकी ऑक्शन करनी है तो अब हम उसकी ऑक्शन कर सकते हैं, ठीक है। या वो प्राइवेट यूज़ के लिए उनको बेच रहा है तो हम उसको बिना लाइसेंस के भी वो ये काम कर सकता है। ओके। नेक्स्ट है सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स। नो लिकर्स। अब जो जितनी भी लिकर बनाई है उसको हम बोतल में नहीं कर सकते, मतलब बोटलिंग भी नहीं कर सकते उसका, ठीक है, जब तक कि क्या होगा, जब तक कि हम टर्म और कंडीशन लाइसेंस की पूरी ना करते तब तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 22, प्रोहिबिशन ऑफ सेल एक्सेट्रा टू सर्टेन पर्सन और इन सर्टेन मैनर एज सर्कमस्टांस। अब हम इन पर्सनस को, जो आपके सेक्शन नंबर 22 में लिखे हुए हैं, अब हम इन पर्सनस को क्या नहीं कर सकते, इन पर्सन को हम प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं। नो लाइसेंस वेंडर और नो इन द एम्प्लॉयर ऑफ ऑन दिस बिहाव सेल और एनी टॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। अब जो भी पर्सन के पास चाहे लाइसेंस है या कुछ भी है तो वो व्यक्ति भी इनको नहीं बेच सकता है प्रोडक्ट, जो कि बच्चा है 18 साल से कम का। कोई व्यक्ति अगर 18 साल से कम का है तो अब हम उसको ये मतलब कि आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स या फिर जो आपके लीकर्स हैं वह नहीं सेल कर सकते। कोई व्यक्ति अगर अनसाउंड माइंड का है तो, ठीक है, विक्रय चित्त व्यक्ति है तो उसको नहीं दे सकते। और अगर कोई सोल्जर है जो कि अपनी ड्यूटी पे है, यूनिफॉर्म में है, मतलब अपनी यूनिफॉर्म में अगर कोई है सोल्जर तो हम उनको नहीं देंगे, लेकिन अगर वो परमिशन लेके आए प्रॉपर ऑफिसर के, ठीक है, तो हम उसको दे देंगे प्रोडक्ट। तो क्या गया, 18 ईयर्स वाला, अनसाउंड माइंड और सोल्जर, इन पर्सन को हम क्या नहीं देंगे, इन पर्सन को हम प्रोडक्ट का सेल नहीं करेंगे। ओके। और कोई व्यक्ति अगर अपने ज्वेलरी, क्लोथ या हथियार या कोई और हाउस होल्ड यूटेंसिल, बर्तन वगैरह कर लिया है घर को उठा के, जिसके बदले वह लेकर लेना चाहता है, तो ऐसी व्यक्ति को भी हम प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 22 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 23 कहता है कि हम इन व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देंगे, अपने शॉप पे बूथ पे हम उनको क्या नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देंगे, जो क्या है आपके 18 साल से कम का है, ठीक है, 18 साल से कम का है, या फिर वो कोई एक इन्फेक्शियस डिसीज से, मतलब कि वो व्यक्ति पीड़ित है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई इन्फेक्शन डिसीज़ है कि छूने से, पानी के थ्रू या वैसे भी वो बीमारी फैल सकती है, तो ऐसी भी हम डिसीज़ के लिए क्या नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को काम पे नहीं रखेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। 18 साल से कम का व्यक्ति और इन्फेक्शन पर्सन, ओके, इनको हम क्या नहीं देंगे, इनको हम जॉब नहीं देंगे। और एक लेपन, जो कोढ़ का रोगी कहते हैं जिनको, उनको भी अब काम पे नहीं देंगे, ठीक है। ये 3 व्यक्ति आपके अंदर लिखे गए हैं। नो पर्सन हु इज लाइसेंस टू फॉरेन लिकर्स फॉर कंजप्शन।
कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास हमने फॉरेन लिकर का कंजप्शन का वो है, उसके पास लाइसेंस है, ठीक है, कि वह बेच सकता है फॉरेन लिकर। तो ऐसी जगह पे हम क्या नहीं देंगे, हम ड्यूरिंग द आवर्स इन विच सच प्रीमिसेस आर केप्ट ओपन फॉर बिजनेस with or without ammunition any woman in any part of premises in liquor is consumed by the public। तो हम ऐसी जगह पे किसी महिला को भी काम नहीं देंगे, ठीक है। फॉरेन लिकर की बात है जहाँ पे कंजप्शन हो रहा है इनका, तो विदाउट द प्रीवियस परमिशन है अगर आपके पास सही, आप महिला को काम दे सकते हैं, अन्यथा बिना रेटिंग परमिशन के, राइटिंग में होने की परमिशन, उसके बिना आप काम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एवरी परमिशन ग्रांटेड अंडर शैल बी एंडोर्स ऑन द लाइसेंस एंड मे बी मॉडिफाई और विड्रॉ। जो भी परमिशन हमने ली है वो आपके लाइसेंस के ऊपर क्या होनी चाहिए, एंडोर्स होनी चाहिए। सेक्शन 24 ग्रांट देना चाहिए एक्सक्लूसिव प्रिविलेज के लिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हमने प्रिविलेज देनी है, मतलब किसी को अगर ऐसे हमने प्रिविलेज दी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसको लाइसेंस देना है। तो एक्साइज कमिश्नर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा ग्रांट के लिए, ठीक है, ऐसे पर्सन को जो कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज लेने आया है, विशेषाधिकार लेने आया है, तो उसके लिए हम एक्साइज कमिश्नर आपकी परमिशन देगा। किस चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कंट्री लिकर या फॉरेन लिकर, इन सब के लिए परमिशन कौन देगा, आपके एक्साइज कमिश्नर देंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी ऐसी प्रिविलेज को लेट करना चाहता है या साइन करना चाहता है, मतलब किसी और व्यक्ति को देना चाहता है, एक्साइज करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को पहले आपके एक्साइज कमीशन से पहले एप्लीकेशन लेके ऐसी परमिशन लेनी होगी, ऐसा लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, कि वह किसी और व्यक्ति को भी अपनी ये जो उसको स्पेशल प्रिविलेज दी है, विशेष अधिकार दिए हैं, अगर किसी और व्यक्ति को देना चाहता है तो पहले उसको इसके बारे में परमिशन एक्साइज कमिश्नर से लेनी होगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 27 रिकवरी बाय ग्रांटी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सम ड्यू टू हिम। कोई भी आपका गारंटी है, लाइसेंसी है, असाइनी है, जो रिकवर करना रहता है अमाउंट ड्यू अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। अगर कोई मान लो कोई उसकी जो पेमेंट है उसको रिकवर करना चाहता है, कोई भी गारंटी है, लाइसेंस है, असाइनी वाले जिस पर्सन को हमने ऐसे विशेष अधिकार दिए हैं, अब हम उनसे पेमेंट वगैरह लेना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति से पेमेंट कैसे ली जाएगी, ऐसे ली जाएगी जैसे कि वो आपके एरियर ऑफ रेंट है, एरियर ऑफ रेंट रिकवर है, मतलब जैसे आप किराया वसूल करते हैं उसी तरह से अब हम उससे वो पेमेंट वसूल कराए जाएंगे। और किराया वसूल हम किस में करते हैं, राजस्थान लैंड रिवेन्यू लॉस के अंदर, ठीक है। राजस्थान लैंड रिवेन्यू लॉस के अंदर जैसे हम किराया वसूल करते हैं, वैसे ही हम इससे ऐसे किराया वसूल करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 5 ड्यूटीज फीस एंड सरचार्जेस। ड्यूटीज ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स, कि कितना हम उस पर ड्यूटी वसूल करेंगे, ठीक है। ड्यूटीज ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स, हिंदी में शुल्क और फीस, ठीक है, कितना शुल्क उससे वसूला जाएगा। एक्साइज और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, दो तरह की ड्यूटी होती है आपकी, एक एक्साइज ड्यूटी होती है, एक आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है। इम्पोज कौन करेगा, इस पर लगाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट लगाएंगे, ठीक है। किन किन पर लगाएंगे, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप पे एक्साइजेबल ड्यूटीज़ लगाई जाएगी, ठीक है। ये अलग अलग रेट से होंगी अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग रेट होगा। ओके, सेक्शन 20 ए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें शायद प्री में ये वाला क्वेश्चन आया भी था इसका। सरचार्ज फॉर मिटिगेटिंग क्लैमिटी, सरचार्ज में 50% ऑफ ड्यूटी, जो आप सरचार्ज लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपका 50% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ड्यूटी जितनी आप लगा रहे हैं उससे ज़्यादा का सरचार्ज आप नहीं लगा सकते। अभिभार, ठीक है, अभिभार जो आप लगा रहे हैं वो 2020 में ये ऐड ऑन किया गया था आपका। इसके अंदर कहा गया है कि आपका मैक्सिमम 50% ही होना चाहिए, जितना आप ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं उसका 50% ही आप सरचार्ज लगा सकते हैं। और ये सरचार्ज आपके एडिशन होगा, मतलब जितनी आप ड्यूटी पे कर रहे हैं वो तो पे कर रहे हैं, प्लस में आपसे ये लिया जाएगा, मतलब ड्यूटी के अलावा इसको लिया जाएगा, ठीक है। एक्ट प्रोविज़न अप्लाई टू सरचार्ज, जो भी आपके प्रोविज़न एक्ट पे लागू होते हैं वही सारे प्रोविज़न आपके सरचार्ज पे भी लागू होंगे। ओके, स्टेट में मेक रूल्स फॉर कलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट इसका क्या बनाएगी, कानून बनाएगी इसको वसूलने का।
क्या कहा मैंने, 50% ये से ज़्यादा का नहीं होगा। जो आपके ड्यूटीज़ है वो एडिशन होगी, सरचार्ज आपके एडिशन होगा ड्यूटीज़ के अलावा इसको वसूला जाएगा। और जो एक्ट के प्रावधान है वही इस पे लागू होंगे और स्टेट गवर्नमेंट अब इसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगी। ठीक है। फंड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन सबसेक्शन 5, जो आपका फंड है वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा। जो व्यक्ति आपके नेचुरल या मैनमेड क्लैमिटी के अंदर, जैसे बाढ़, सूखा, ठीक है, एपिडेमिक या पब्लिक हेल्थ, जो भी आपके ऐसे नेचुरल क्लैमिटीज आ गई है, आपदा आ गई है जिसके कारण डैमेजेस हुए हैं, उसके अंदर ये सरचार्ज आपका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ओके। सेक्शन 29 मैनर ऑफ लेवी ड्यूटी। अब हम किस रूप में ड्यूटीज लेंगे, कैसे ड्यूटी वसूल करेंगे। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, पहली बात आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी प्रावधान कि कैसे हम रूल्स और नोटिफिकेशन मेथड लाएंगे। ठीक है। किस टाइम पे, किस मैनर पे, कब, कितने बजे, कितने, कौन से प्लेस पे, कौन से मैनर पे इसकी पेमेंट की जाएगी। ओके। सेक्शन नंबर 30 पेमेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस। अगर किसी ने एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ली है तो उसकी पेमेंट कैसे लेंगे। तो एक्साइज कमिश्नर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एक्साइज कमिश्नर पेमेंट। ठीक है। पेमेंट वो लेंगे और कैसे लेंगे, सेक्शन नंबर 24 के अंडर लेंगे। ओके। एक्साइज कमिश्नर पेमेंट लेंगे, जो कि उन्होंने लाइसेंस इशू करते समय सेक्शन नंबर 24 के अंदर जो लाइसेंस इशू किया है, तो वहाँ की वो पेमेंट यहाँ पे वसूल करेंगे। सेक्शन नंबर 30A इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट सेक्शन, इंटरेस्ट पेबल ऑन फेलियर टू पे एक्साइजेबल रिवेन्यू। अगर आपके ऊपर राजस्व लगा है, रिवेन्यू लगा है और आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, तो अब आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा आप पर, साधारण ब्याज लगेगा आप पर 2%। ठीक है। 2% आपके साधारण ब्याज लगेगा पर मंथ, हर महीने। ठीक है। लगेगा कब से, पेमेंट नहीं करने की नेक्स्ट डेट से। पेमेंट नहीं की उसकी नेक्स्ट डेट से आपके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 2% ब्याज लगेगा आप पे, साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है। अगर बाद में ऐसा हुआ कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई है, जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसने क्या कर दिया, बाद में आपका इंटरेस्ट कम कर दिया। ठीक है। तो एक्सेस जितना इंटरेस्ट आप दे चुके थे वो आपको वापस दे दिया जाएगा। ओके। यहाँ लिखा हुआ है आपके 2% ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। डेट फ्लोइंग फ्रॉम द नेक्स्ट टू, ओके, 2% ब्याज आपका इसके अंदर लगेगा। स्टूडेंट अब एक चेक कर लेना दोबारा। ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास बेयर एक्ट है हार्ड कॉपी में, उसमें यहाँ पे 2% लिखा हुआ है, पर यहाँ पे सच रेट लिखा हुआ है। तो मे बी क्या पता अब इसको मॉडिफाई कर दिया हो, अब यहाँ पे कोई भी रेट लिखा है। ठीक है। पर जो पुराना बेयर एक्ट था उसमें 2% लिखा हुआ है। ओके। अब इसको एक बार कंफर्म कर लेना आप। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और पुराने वाले के अकॉर्डिंग 2% और नए वाले में एट सच रेट, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, वो उस रेट से लगेगा। ये कब हटाया गया है आपके, ये आपका 2003 में हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 30AA पावर टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस। एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकते हैं, एक्साइज कमिश्नर जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपने ब्याज दिया, उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो चाहे तो। ओके। जेन्युइन हार्डशिप ऑफ द लाइसेंस के रूप में वो उसको कम भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम ये बेयर एक्ट यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये नहीं तो आपका आज का सेशन बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। आज हमने इसकी बेसिक देखे, डेफिनेशन देखी एक्साइज एक्ट की आपकी,
और हमने देखी कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या क्या आपके प्रावधान है, इसके प्रोविजंस है, ठीक है। ड्यूटीज पे करने की क्या क्या प्रोविजंस है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इसका पार्ट 2 मैं जल्दी डाल दूँगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।